सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑटोनोमस में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना चौधरी आपके सामने आज लेके आई हूँ आरबीएससी का 12th यानी मॉडल पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। अगर इसमें आप देखोगे तो यानी हमारा जो अंक बाहर रहेगा वो 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसके अंदर ज्ञान में रहेंगे हमारे 17.50% का इसका अंक बाहर रहेगा। अवबोध, ज्ञान उपयोग या फिर अभिव्यक्ति और कौशल। अगर इन चारों की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो हमारा रहेगा वो अवबोध वाले यानी 24% जो हमारा अंक बार है, यानी 42.85% सबसे ज्यादा अंक बार रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके अंदर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग वाले क्वेश्चन कितने टाइप के रहेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कितना अंक कैरी करेगा, इन सबके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 6 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है। पहला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या रहेगी 16 और ईच क्वेश्चन कैरी हाफ नंबर, यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। टोटल अंक कितने होंगे? 8 अंक। सेकंड है रिक्त स्थान, क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 10 रहेगी, वो भी कैरी करेंगे हाफ नंबर यानी 5 अंक का होगा। उसके बाद में अति लघुतरात्मक, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 8 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी अंक कितने हो गए? 8। लघुतरात्मक, जिनमें क्वेश्चन की संख्या रहेगी 12 और कितने नंबर का रहेगा? 1 एंड हाफ यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 18 यानी 18 अंक का हमारा चौथा जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो कैरी करेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या रहेगी 3 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टोटल कितना हो गया? 9 नंबर का, या 9 अंक का क्वेश्चन रहेगा ये। और लास्ट में है 6 पे यानी निबंधात्मक या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिनमें 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करेगा। टोटल कितने हो गए? 8 नंबर। इन सबका टोटल रहेगा 56। इसका मतलब हमारा जो पेपर है वो टोटल 56 यानी 56 अंकों का रहेगा। और इसी में 4 खंड रहेंगे, 4 सेक्शन रहेंगे, ए बी सी और डी। हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आपको सिलेबस आपको पता है ही, विषय वस्तु का अंक बार कितना है। अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो जो हमारे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में सबसे ज्यादा अंक बार अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज यानी किसमें ज्यादा रहेगा? लगभग 12, वैसे 10 ज्यादा है लेकिन 12.50% यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट 10 और 8% वाला है। और अंक की बात करें यानी 6 नंबर और कुछ रहेंगे हमारे 5 नंबर और एक रहेगा, यानी वही एल्डिहाइड वाला जो 12% वाला था वो 7 अंक बार का रहेगा। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस कितने आएंगे क्या, इसी के अकॉर्डिंग हमने पेपर बनाने की कोशिश की है। टाइमिंग की बात करें तो यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा और पूर्णांक यानी टोटल पेपर 56 अंकों का है। कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखना ही होगा आपको। सभी प्रश्न करने कैसे हैं? अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे। उसके बाद में आंतरिक खंड दे रखे, उन सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनको एक ही उत्तर के साथ में, एक ही प्रश्न के साथ में सारे उनके टाइप्स करने होंगे एक ही जगह। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न पत्र में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अगर पेपर आता है तो आपका हिंदी मीडियम में यानी हिंदी भाषा को ही प्रेफरेंस यानी आपको मानना होगा। अगर करेक्शन कोई हो तो हिंदी वाले को सही मानना होगा। 7th है प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के आंतरिक विकल्पी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 20 वाले क्वेश्चन है उनमें आपको और यानी अथवा में भी ऑप्शन मिलेंगे। तो आइए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा सेक्शन ए यानी खंड ए के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है केबी क्या है? व्हाट इज केबी? केबी की अगर बात करें तो एक प्रकार का कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कौन सा है वही हमें देखना है। पहला है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक या फिर गैसनीयता मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए केबी को हम क्या बोलते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात करें इसको के एफ के द्वारा शो करते हैं और गैस कांस्टेंट हमारा क्या होता है? कैपिटल आर के द्वारा शो करते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कुछ नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है? मोलर। तो यानी ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामान्यतः ताप बढ़ने पर O2 की जल में विलेयता होती है, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो O2 जो गैस होती है वो विलयन के अंदर बढ़ेगी या घटेगी, यानी उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो यानी क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी डिक्रीज यानी घटती है। तो यानी तापमान बढ़ाने पर
गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर जाएंगे तो इसलिए विलेयता क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल में एनोड का क्या होता है, यानी जो सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड और एनोड दो टाइप के होते हैं, जिनमें एनोड पूछा है कि एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो गैल्वेनिक अगर सेल की बात करें हम, तो यहाँ पे जो एनोड होगा वो नेगेटिवली क्या होता है, चार्ज होता है, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है अभिक्रिया के वेग की इकाई यानी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम होता है, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर अगर इसकी यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम को हम सेकंड के अंदर लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि एल नीचे आएगा तो लीटर इनवर्स, और इसको अगर ऊपर ले जाए तो सेकंड इनवर्स। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है आरएनए समीकरण क्या है। तो देखिए आरएनए समीकरण क्या होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के साथ में जो रिलेशन बताती है किसी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के लिए, वहां पे हम आरएनए इक्वेशन को काम में लेते हैं। तो आरएनए इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल्स टू AE माइनस E अपॉन RT। तो अगर हम देखिए सारे ऑप्शन एक दूसरे से क्लोज लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें अंतर है। तो माइनस साइन नहीं आता इसमें, AE माइनस E अपॉन में RT बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। इसमें माइनस नहीं है और इसमें ए नहीं है, तो यानी राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट है लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, यानी जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो सामान्यतः जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब वो 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन तक रिमूव करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इनकी जो 3 आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है 1 सेकेंड और थर्ड, इन तीनों आईपी का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट है एक दंतुक यानी मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जो बाइंडिंग साइट एक रखते हैं, यानी एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए, फ्लोरो। ये जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है वो बाइडेंटेट होता है, यानी एक इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक ये वाला ऑक्सीजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ईडीटी जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट की तरह भी काम करता है, और डाई टाई टेटा पेंट्रा यानी हेक्सा तक ये बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि मोनोडेंटेट की अगर अकेले की बात करें तो वो फ्लोरो होगा। नेक्स्ट है गाटरमान रिएक्शन यानी गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है। तो गाटरमान की अगर हम बात करें तो बेंजीन डाइओजोनियम जो क्लोराइड होता है उसकी रिएक्शन जब कॉपर और एचसीएल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बनती है। अगर गाटरमान की जगह हम सैंडमेयर ले तो सैंडमेयर रिएक्शन में भी यही रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पर कॉपर का सॉल्ट लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि गाटरमान और जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है उसमें हल्का सा अंतर होता है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं और यहाँ पे केवल मेटल की उपस्थिति में एचसीएल के साथ में जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एरिल हैलाइड और नाइट्रोजन गैस। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है लुकास अभिकर्मक। लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, तो लुकास रिएजेंट या अभिकर्मक क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट है SN2 अभिक्रिया में कौन सी अवस्था होती है, आपने सबने पढ़ा होगा, दो टाइप की रिएक्शन होती है हमारी SN1 और SN2। तो हमें यहाँ पे पूछा है SN2 रिएक्शन के अंदर कौन सा मीडिएट बनता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्ब एनायन बनता है या फ्री रेडिकल। तो यानी SN2 में संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल यानी सबसे स्ट्रॉन्गर फिनोल कौन सा होगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा या फिर पैरा क्लोरोफिनोल। इन सबकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पैरा फिनोल है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि पैरा फिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि जो ऑर्थो होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जिससे वो H+ आसानी से रिमूव नहीं करता। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। एस्टरीकरण अभिक्रिया में सर्वाधिक क्रियाशील अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शंस होती है उनमें हम अल्कोहल काम में लेते हैं, तो यानी वहां पे जो बॉन्ड है OH के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे पहले कौन सा डिसोशिएट होगा। तो अगर हम बात करें एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया में तो अल्कोहल में प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो काम में लिया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वो इजी गोइंग डिसोशिएट हो जाता है OH बॉन्ड। नेक्स्ट है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, फॉर्मूला।
CnH2n+2OH, CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n+1 और OH। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दो ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ए और बी। CnH2n+OH यानी इसमें 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा डी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। 2 तभी आता है जब यहाँ पे H नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन होता है? तो एल्डोल संघनन की अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें प्रेजेंट होता है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है CH3 CH2 CHO, इसके अंदर हम देखेंगे तो यानी हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक की अगर हम बात करें तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl, ये होता है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl। इसका जो उपयोग होता है वो हमारा हिंसबर्ग अभिक्रिया के अंदर टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, जिसके अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अनअपचयी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो अगर इनकी बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होती है वो मोनोसेकेराइड होती है, जबकि सुक्रोज और माल्टोज वो कैसी होती है? हमारी डाइसेकेराइड होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होती है उनमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक जो कार्बन होता है उसमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। लेकिन अगर एनोमेरिक कार्बन पर कोई भी OH ग्रुप नहीं होता तो वहां पे रिडक्शन नहीं हो पाता, यानी दोनों जो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर उपस्थित दोनों जो OH ग्रुप हैं अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसी जो शर्कराएं या शुगर होती है उनको अपन नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कहते हैं। इसका मतलब सुक्रोज के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है वहां पे OH ग्रुप फ्री नहीं हो पाता, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो कौन सी होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। और इसी को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप। पहला हमारा टाइप था इसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चंस, और सेकंड हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, यानी टोटल 5 अंक का होगा। पहला है चालकता का मात्रक SI के अंदर क्या होता है? SI क्या होती है? स्टैंडर्ड्स की यूनिट होती है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इन SI के अंदर क्या होती है? तो चालकता क्या होती है? सीमेन पर मीटर। नेक्स्ट है गैसों की दर में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होंगे? विलेयता उनके अंदर बढ़ती है। इसका मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे प्रेशर बढ़ाने पे पास पास में आएंगे, जिसके अंदर विलयशीलता बढ़ती है। वेनेडियम +2 स्टेट के अंदर चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? तो वेनेडियम की अगर हम बात करें तो यानी 3.87 आया, क्योंकि जो वेनेडियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3D3 4s2 होगा, और यहाँ पे +2 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? 3D3 आया। तो वेनेडियम +2 स्टेट के अंदर 3D3 में है, इसका मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू का मान क्या होगा? म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, और फॉर्मूला क्या होगा? √n × n + 2 बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे हम? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कैलकुलेट करेंगे 3 × 3 + 2 यानी 5, 5 × 15, और √5 का √15 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.87 बोर मैग्नेटोन। ग्रिग्नार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक में हम जानते हैं मैग्नीशियम धातु होती है, RMgx को हम ग्रिग्नार अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। 2,4,6 ट्राइफिनोल को और क्या कहते हैं? तो 2,4,6 ट्राइफिनोल क्या होता है? ये फिनोल है, वो यानी 2,4,6 पोजीशन के ऊपर अगर हम क्या लगा दे? नाइट्रो लगा दे, NO2, ये 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पे, ये हो गया हमारा 2,4,6 ट्राइफिनोल। तो इसको हम सामान्यतः पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये किसी के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका सामान्य सूत्र होता है, यानी किसके अंदर होता है? ये RC डबल बॉन्ड में O, या अगर हम सिंपल कहें C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड
ये अगर ये किसी के अंदर प्रेजेंट हो तो ये कौन सा ग्रुप होता है, तो क्या कौन सा होता है, ये कीटोन। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन का अप चेन, यानी नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, इसका रिडक्शन किसकी उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनती है, तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो एनिलीन यानी नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाया हमने, एनिलीन, किसकी उपस्थिति में, SN और HCl। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो NO2 का रिडक्शन किस में हो रहा है, NH2 में, किसकी उपस्थिति में, SN प्लस HCl, तो क्या बना, एनिलीन। नेक्स्ट है विटामिन B12 का प्राकृतिक स्रोत क्या है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा देखना होगा, यहाँ पे नेचुरल देखना होगा। तो फिश है, एग है, ये इसके नेचुरल सोर्स होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड, इसका मतलब एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी वृद्धि से वेग नियतांक का मान लगभग कितना हो जाता है। तो जब किसी भी रिएक्शन का हम टेम्परेचर यानी 10 डिग्री तक तापमान में वृद्धि करते हैं तो वेग नियतांक जो होता है वो लगभग क्या होता है, दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसके अंदर 8 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न हमारा 1 अंक को कैरी करेगा, टोटल 8 अंक का हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमारा विलियन की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र, यानी हमें सिंपल फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे। तो विलियन की जो मोलरता होती है जिसको हम कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं, और विलियन की जो मोलरता होती है वो क्या होती है, मोल बटे क्या होता है, आयतन होता है, यानी वॉल्यूम। अगर आपने ml में लिया है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो क्या बन जाएगा, ये मोल बटे वॉल्यूम, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अब मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि विलियन का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 अपॉन में विलियन का आयतन। तो 1000 ऊपर क्यों आए, क्योंकि हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल M के द्वारा मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है 5 ग्राम NaOH यानी 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलियन की मोलरता की गणना करनी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे मोलरता का अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हम इजीली यहाँ पे मोलरता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरता भी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलियन का आयतन, यानी ml के अंदर। अब हमें देखना है यहाँ पे विलेय क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो 5 ग्राम NaOH, इसका मतलब NaOH जो है वो क्या है, विलेय है, जिसका भार कितना है, 5। तो 5 लिख दिया। विलेय का अणुभार, विलेय क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों का मिलाकर मोलिकुलर वेट निकालना है। कितना आता है, 40 आता है, क्योंकि 23 किसका होता है, सोडियम का, हाइड्रोजन का 1, और जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, 16। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 40 निकल गया इंटू 1000 था। विलियन का आयतन हमें दे रखा है, कितने में बनाना है, 250 ml के अंदर। तो यानी 250 को 4 गए यहाँ से, ये कितना आया, 10, 5 बटे 10 करेंगे तो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जब भी कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगा हो और कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी किसी मेटल के साथ में CO यानी कार्बोनिल लिगेंड जब अटैच होता है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य आती है, क्योंकि यहाँ पे जो CO लिगेंड है वो एक उदासीन लिगेंड होता है, और जब भी उदासीन लिगेंड मेटल के साथ में अटैच होता है CO तो वहां पे शून्य ऑक्सीजन अवस्था आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इनमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा क्षारीय बेसिक स्ट्रेंथ कौन रखता है, यानी जो आसानी से लोन पेयर देगा या आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमें यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की ओर जाना होगा। तो CH3NH2 जो ग्रुप है यहाँ पे इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन देगा। तो NH2 जो ग्रुप उसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, तो यानी यहाँ पे बेसिसिटी भी बढ़ेगी। इसके पास में 2 बेंजीन रिंग है, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है
वो लोन पेयर किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, बेंजीन रिंग के अंदर। तो यानी यहाँ पे जो लोन पेयर रहेंगे वो कम होते चले जाएंगे, तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। यहाँ पे दो दो ग्रुप किसके हैं, CH3, और CH3 का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तुलना में ज्यादा आएगी, और यहाँ पे लोन पेयर जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बेंजीन रिंग के अंदर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। तो सीक्वेंस CH3 NH2 का ज्यादा आया, मेथिलेमिन का उसके बाद में, जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ओनली CH3 का लग रहा है। यहाँ पे दो दो CH3 ग्रुप हैं, लेकिन साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर भी जा रही, तो यानी उसकी तुलना में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि बेंजीन रिंग जुड़ने की वजह से। यहाँ पे बेंजीन रिंग एक ही है, और यहाँ पे दो दो बेंजीन रिंग होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो गई, क्योंकि जो लोन पेयर हैं वो कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बेंजीन रिंग यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम होती चली गई। स्टार्च के दो अवयवों के नाम बताएं। तो स्टार्च के दो अवयव होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। अमाइलोज होता है, एमिलोज जो होता है वो लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है, और ये जो एमिलोपेक्टिन होता है वो कैसा होता है, ब्रांच या ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेंजीन C6H5 बेंजीन डाइएजोनियम N2Cl, ये किसका है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है, जो कि अभी हमने देखा था गाटरमान रिएक्शन के अंदर हमने इसको काम में लिया था। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों में दो समानताएं प्रदर्शित कीजिए। तो दोनों ही, अगर लैंथेनाइड एक्टिनाइड की बात करें तो दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्टिनाइड भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और लैंथेनाइड भी। इसके अलावा दोनों ही कैसे होते हैं, विद्युत के धनात्मक होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागते हैं। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर इसकी ये होगी, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, तो ये हो गया, ये रहा डाइक्लोरो, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो दो फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है C और C, ये हो गया इथेन, लेकिन एक कार्बन के साथ में 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो एथेन, जिसका हम खेतों वगैरह में काम में लेते हैं डीडीटी का। नेक्स्ट है खंड बी सेक्शन बी। इसके अंदर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने होंगे, 12 होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1.5 नंबर को कैरी करेगा, टोटल 18 अंक का होगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मोलरता व मोललता को समझाइए। दोनों में हल्का सा अंतर है। मोलरता भी हम देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला में हमने बात की कि विलयन के 1 लीटर आयतन में स्थित विलय के मोलों की संख्या को, यानी 1 लीटर जो आयतन है किसका, विलयन का, उसमें विलयन के मोलों की संख्या कितनी होती है, यही मोलरता कहलाती है। इसको हम कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, विलय का भार बटे अणुभार गुणा 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे अगर ml में, तो 1000 बटे कितना जाएगा, विलयन का आयतन ml में, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग दिया। उसके बाद में आती है मोललता। तो विलयन के 1 किलोग्राम, यहाँ पे देखना है विलयन के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का क्या आएगा, भार आएगा, किसमें, किलोग्राम में। तो विलयन का भार यहाँ पे देखना हो किलोग्राम में, तो वो क्या कहलाती है, मोललता। इसको हम स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल m आएगा, स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के साथ 12% विलयन का समपराशरी है, यौगिक एक का हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों जो कंपाउंड हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो कैसे हैं, समपराशरी है, यानी ये इसके साथ में समपराशरी होगा। तो हमें आइसोटोनिक के प्रेजेंट है दोनों सॉल्यूशन, एक में 4% यूरिया है, दूसरे में 12% होगा, लेकिन हमें ए का जो है वो अणुभार ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो W1 अपॉन में M1V1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2V2 होगा। W1 क्या है, जो हमें पहला कार्बनिक कंपाउंड दे रखा था जिसका 4% वेट था, अपॉन में M1 क्या है, जो यूरिया था 4%, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना है, 60 है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए CO NH2 NH2,
ये यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना आएगा 60 इंटू 100 इक्वल्स टू 12 क्या है 12% जो ए सॉल्यूशन है, ए जो कंपाउंड ऑर्गेनिक वाला उसका वेट 12% है और उसी का हमें क्या निकालना है मोलिकुलर वेट M2 इंटू 1000 सॉरी 100 से 100 कैंसिल, M2 को इधर भेजेंगे, ये 60 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 4 तिया 12 या 6 तिया 18 यानी 180 ग्राम। तुल्यांकी चालकता को समझाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखिए तुल्यांकी चालकता क्या होती है, एक प्रकार की अमाउंट होती है, सब्सटेंस की अमाउंट होती है। तो तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता, यानी 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर जो विलयन की चालकता प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है इक्विवेलेंट चालकता कहलाती है। इसे हम इसके द्वारा एक इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होता है उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो कप्पा इंटू वॉल्यूम होती है, तो कप्पा इंटू 1000 वॉल्यूम अपॉन में या फिर नॉर्मलिटी। के क्या है यहाँ पे विशिष्ट चालकता, इसको अपन कप्पा यानी के द्वारा दर्शाते, इसको अपन ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। एन क्या है विलयन की नॉर्मलता है और वी क्या है विलयन का आयतन, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, संक्रमण तत्व रंगीन यानी कलरफुल यौगिक बनाते हैं, और सेकंड है जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो पहला है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें जो डी कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, यानी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते। मोस्ट ऑफ जो हमारी धातु होती है डी ब्लॉक के अंदर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अपूर्ण रूप से, यानी डी कक्षक भरा रहता है। इसलिए जब एनर्जी दी जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक ऊर्जा लेवल से एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं तो प्रकाश का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं, और वो प्रकाश का जो उत्सर्जन करते हैं वो उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश दृश्य यानी विजिबल रेंज की होगी। तो वो कंपाउंड या जो धातु होती है वो कैसी होगी संक्रमण तत्व कलरफुल के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है जिंक की परमाणु अवस्था तथा सामान्य ऑक्सीजन अवस्था की अगर हम बात करें तो जो जिंक होता है उसकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है। तो दोनों ही स्टेट के अंदर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। तो जो जिंक होता है उसे हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, क्योंकि संक्रमण तत्व वे कहलाते हैं जिनके अंदर डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो। लेकिन यहाँ पे जिंक में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था हो या फिर पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन विन्यास, दोनों ही सामान्य और +2 स्टेट दोनों के अंदर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से अगर भरा रहेगा तभी वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 3d10 होता है। अगर +2 स्टेट की हम बात करें तो 3d10 है, इट मीन्स डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं होता है। संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो, यानी 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या इससे कम वाले। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांक में अंतर बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि किसी समय t पर क्रियाकारक रिएक्टेंट और उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी समय के साथ में जो क्रियाकारकों की और जो उत्पाद होते हैं उसकी सांद्रता में कितना चेंज आ रहा है उसको हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और वेग स्थिरांक क्या होता है कि अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अगर उसको हम 1 मोल पर लीटर मान लें तो अभिक्रिया की दर को क्या, अभिक्रिया की जो दर होती है वही वेग स्थिरांक कहलाती है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCl2 2- संकुल आयन की ज्यामिति व चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल के बारे में हमें चेक करना होगा। इनमें से हमें चुंबकीय प्रकृति भी पूछ सकता है, ज्यामिति भी पूछ सकता है, संकरण भी पूछ सकता है, इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण भी पूछ सकता है बीबीटी के आधार पर। तो देखिए हम कैसे तोल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे जो मेटल के साथ में जुड़ा हुआ लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, एक वीक फील्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी पेयरिंग नहीं होती है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। यहाँ पे जो Cl है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d8 होता है, 28 पे आता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एस कक्षक में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से फिलअप करेंगे। निकिल की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से रहेगा, +2 स्टेट रहेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक वाले रिमूव होंगे,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d8 आया। अब 3d8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज ऐसा ही भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो कैसा लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 4 Cl है, तो 4 ही वैकेंट यानी खाली कक्षक चाहिए होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ तक का कक्षक भरा हुआ है, इनमें जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, और एक साथ डोनेट करेगा तो एक कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए आगे वाले जो कक्षक हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे संकरण के अंदर। तो यहाँ पे 4 Cl है यानी 4 लिगेंड है, तो 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो एक S का 3 pk, क्योंकि 1 2 3 4 हो गए ये चारों कक्षक। अभी इनकी ऊर्जा में अंतर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी इनके ऊर्जा अंतराल अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही संकरण के दौरान मिक्सिंग होगी चारों की एनर्जी एक जैसी हो जाएंगी, चारों एक ही लेवल में आ जाएंगी और हाइब्रिड होकर क्या बना लेंगे, sp3, यानी ये 4 sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी और ये भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो संकरण क्या निकल के आया, sp3, ज्यामिति टेट्राहेड्रल, क्योंकि जब sp3 संकरण होता है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। चुंबकत्व यानी अनुचुंबकीय होगा, क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद में संकुल के अंदर हमें देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए अनुचुंबकीय होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते तो फिर क्या होता, डायामैग्नेटिक। चक्रण यानी उच्चक्रण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा। रंगीन है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, इसलिए कलरफुल शो करेंगे, कलरफुल आएगा इसका कलर। संरचना की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, जिसमें निकिल है और 4 Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, -2 है, इसलिए यहाँ पे निकिल जो है वो स्टेट किसमें प्रेजेंट है, +2 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया डिग्रेडेशन अभिक्रिया में पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, यानी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन का होता है इसके अंदर। तो यह अभिक्रिया जिसके अंदर एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड अमाइड दर ब्रोमीन तथा पोटास यानी KOH के साथ में जब रिएक्शन करते हैं जलीय विलयन की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन बनता है। यह आपको ध्यान देना होगा कि हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो ये देखिए CH3CONS2, इसको हम एसिड अमाइड बोलते हैं। ब्रोमीन और KOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो CH3NH2 का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री एमीन का, या इसके साथ में ये तो हो गया एलिफेटिक, और ये क्या होगा, अगर हम C6H5 लेंगे तो क्या होगा, एरोमेटिक। तो यहाँ पे एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन होगा। निम्न के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक प्रकार की संस्था होती है जो कि नोमेनक्लेचर करती है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर को IUPAC डिसाइड करती है। तो दो हमारे पास कंपाउंड हैं, जिनमें पहला है CuH2O4+2। इस प्रकार के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, और सेकंड लिगेंड का नेम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटल जो है वो कॉपर है फर्स्ट वाले में, और लिगेंड कौन सा है, H2, जो कि एक उदासीन लिगेंड होता है जिसको हम एक्वा बोलते हैं। यहाँ पे नाम होगा एक्वा। कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे +2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो H2 है वो उदासीन लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, कौन सा आएगा, एक्वा। कितने हैं, प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। तो कितने लिगेंड है यहाँ पे, 4, इसलिए क्या आएगा, टेट्रा एक्वा। फिर लिखेंगे हम मेटल का नेम, मेटल क्या है, कॉपर, और फिर ब्रैकेट के अंदर रोमन में हमें क्या लिखना होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। अगर हमारा पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर सही है और हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लगा दी तो फिर हमारा पूरा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा रोमन में ही लिखनी होगी। नेक्स्ट है CONS3 सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद में मेटल का नाम लिखेंगे, और फिर उसकी ब्रैकेट के अंदर रोमन के में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर ब्रैकेट यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है संकुल उसके बाहर
कोई भी स्पीसीज लगी हुई है तो उसका नाम हम लिखेंगे, लेकिन ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करती तो इसका नाम ब्रोमो ना लिखकर हम ब्रोमाइड लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रोमाइड की तरह काम करता है। अगर ये Br अंदर होता, इस कॉम्प्लेक्स यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर होता, तब वो लिगेंड की तरह काम करता, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रोमो ना लिखकर इसका नाम सिंपल ब्रोमाइड, डाई ट्राई टेट्रा ये भी यूज नहीं करेंगे, 3 है तो ट्राई ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाई ट्राई जो भी प्रीफिक्स होते हैं वो केवल और केवल लिगेंड के नाम के पहले लगाए जाते हैं। तो नाम देखिए क्या होगा यहाँ पे इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एक ही टाइप का लिगेंड है तो इसलिए एमीन है, कितने हैं, हेक्सा है, तो हेक्सा एमीन। फिर मेटल क्या है, कोबाल्ट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एमीन भी एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है तो Br जो होगा खुद के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो 3 Br के ऊपर कितना होगा, माइनस का 3 चार्ज, ये माइनस का 3 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या देगा, +3 का चार्ज। तो ओवरऑल जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +3, यानी इसको रोमन में 3rd ऐसे लिखेंगे और लास्ट में ब्रोमाइड। अगर मेटल के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो फिर हम सेम यही पैटर्न रखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे यानी प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव आने के ऊपर यानी जो एंटिटी होगी अगर वो नेगेटिव है तो फिर मेटल के नेम के साथ में हम 8 जोड़ेंगे लास्ट में, 8ATE, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, लास्ट में जो भी स्पीसीज अगर एक्स्ट्रा कोई लगी हुई है तो उसका नाम HD जाएगा। नेक्स्ट है सैंडमेयर अभिक्रिया को समझाइए। तो अभी हमने थोड़ी स्टार्टिंग में ही देखा था कि सैंडमेयर और गाटरमान दोनों में हल्का सा अंतर है कि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं और गाटरमान के अंदर हम सिंपल कॉपर और HCl की रिएक्शन करवाते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री टेम्परेचर पर अभिक्रिया से क्या बनता है, सबसे पहले डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कैसा होता है, अस्थायी होता है यानी स्टेबल नहीं होता, तो ये फर्दर रिएक्शन करता है। फर्दर रिएक्शन किसके साथ करेगा, क्यूप्रस सॉल्ट और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में। इसका मतलब संगत का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं तो इसका संगत जो एसिड होगा वो भी HCl होगा। इसका मतलब यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी Cl आना चाहिए। तो हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर क्या बनाता है, हेलो एरिन देते हैं। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक एमीन है। इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर फर्दर रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये एरिल यानी बेंजीन क्लोरो बनेगा या क्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में N2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ये है सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है CH3 ट्राई एल्किल या ट्राई मैथिल एन जो है नाइट्रोजन एमीन है, नाइट्रोजन की क्षारकता CH3NH2 से कम है, समझाइए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 3 फैक्टर काम में लिए जाते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसके अलावा इंडक्टिव जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है वो, और तीसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट। इन तीनों का कंपैरिजन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होती है वो 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री की होती है। तो हमें यहाँ पे सिंपल इन दोनों में पूछा है, 1 डिग्री में और 3 डिग्री में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षारकता किसकी कम है, इसकी क्षारकता कम है, इसकी ज्यादा है, यानी इसकी क्षारकता इससे कम होती है। तो क्यों कम होती है, क्योंकि क्षारकता का मतलब इस NH3 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोन पे आए, तो इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर नाइट्रोजन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे +3 इफेक्ट लग रहा है, लेकिन साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे फैक्टर काम में आ रहा है। तो यानी जितना वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है उससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो इसलिए इसकी क्षारकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस में बाधा की वजह से। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड की हम बात करें तो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। पानी में विलेसिल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, फ्रक्टोज, इनको पानी में डिसोल्व करोगे तो ये विलेसिल होते हैं पानी के अंदर। क्रिस्टलीय आकार के कार्बनिक ठोस होते हैं, आप सिंपल चीनी को आप देख सकते हो तो उसी तरह से क्रिस्टलीय होते हैं ठोस, और इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो CH2OX, यानी यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, सारे क्या है, मोनोसैकेराइड होते हैं। निम्नलिखित रूपांतरण लिखिए, हमें एथेन से क्या बनाना होगा, ब्रोमो एथेन बनाना होगा, और सेकंड क्या है, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना होगा। तो देखिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला है एथेन की रिएक्शन, जब हम Br2 से करवाते हैं
रिएक्शन किसमें, HNO की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में जब हम या सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे एथेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में, तो CH3CH2Br यानी ब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड रिएक्शन क्या है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन जब HBr के साथ में किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे CH3CH2CH2Br यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड पर HBr का जब एडिशन होता है तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे H कहाँ पे जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि H वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो H इधर जाएगा, Br इधर जाएगा। इसकी रिएक्शन जब फर्दर हम सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2 के साथ में करवाते हैं तो सिल्वर और Br निकल जाएगा, इसका मतलब AgBr रिमूव होगा और ये NO2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया, 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, A और B। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा C, जिसके अंदर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल कितने हो गए, 9 नंबर का। तो देखिए पहले हमारा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हमें सिद्ध करना होगा। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो ए जो होता है रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद के अंदर होता है। तो हमारा जो रेट कांस्टेंट यानी के 0 होगा, तो वेग क्या कहलाएगा अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन में dt इक्वल्स टू k0, यानी अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ में जो परिवर्तन आता है वही हमारी अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो dx अपॉन में dt इक्वल्स टू k0, जो वेग नियतांक हमारे वेग कांस्टेंट है अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो ये जो dx है वो इधर चला जाएगा dt, तो dx क्या बच गया, ये dt इधर चला जाएगा, तो dx इक्वल्स टू k नोट dt। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो यहाँ पे k नोट जो है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा, तो k नोट समाकलन dt, तो dx का कितना हो गया x k नोट, और इसका dt का कितना होगा t प्लस समाकलित कांस्टेंट आ जाएगा c। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अर्ध आयुकाल का देखना है, हमसे क्वेश्चन यही पूछा था। तो अर्ध आयुकाल यानी पहले हमें देखना होगा t0 यानी समय, जब हम अगर t ले लें और x का मान भी हम क्या रख लें, 0 रख लें, तो c का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो c का मान 0 रखने पे हमारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू k नोट t आया। k नोट को हम यहाँ पे रखेंगे तो यानी t इधर चला जाएगा, तो x अपॉन में t हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। अब हमें क्या करना है, x की मात्रा हमें क्या रख दे हैं, a/2 कर देने, अर्ध यानी आधा होने पर, हमें यही पूछा था। तो x इक्वल्स टू यानी जो भी मात्रा है विकारकों की सांद्रता या मात्रा जो भी है वो उसको हम आधी कर दे, और समय भी हम कितना ले लें, हाफ ले लेने, आधा। तो t को कैसे लिखेंगे हम, t हाफ, और जो a होगा उसको हम a/2 कर दे। तो समीकरण 2 में x और t का मान रखने पर क्या होगा, तो जो समीकरण हमारी 2a थी, इस x की जगह में a/2 रखना है और t की जगह में t हाफ यूज करना है। तो x की जगह में a/2 और जो t था उसकी जगह t हाफ करना है। ये t हाफ इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो t हाफ इक्वल्स टू a अपॉन में 2k नोट। ये 2 कहां से है, ये नीचे आ जाएगा 2, तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि जो सांद्रता होती है वो t हाफ यानी अर्ध आयुकाल जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसी के अथवा में क्वेश्चन दूसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ यानी हाफ जो टी हाफ है उसकी गणना में करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, समय दिया है कितना है, 40 मिनट है। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हमने मानी है, और ए क्या, ए माइनस एक्स क्या है, यानी 30% वियोजित होने पर कितना बचा, तो 100 माइनस 30 यानी 70। और हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो के का मान होता है, के वो होता है के इक्वल्स टू 2.303 log a अपॉन में a माइनस एक्स अपॉन में t। तो हमें a का मान रखना है जो दे रखा है यहाँ पे 100, a माइनस एक्स कितना है 70 आ गया, क्योंकि हमने से 100 में से 30% हमें दे रखा है, तो कितना बचा 70, और t क्या दे रखा है, टाइम है कितना है 40। इन सब की वैल्यू जो हम रखेंगे तो 2.303 अपॉन में t का मान रखेंगे 40 मिनट आएगा, यहाँ पे 40 मिनट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 करना बच्चों आपको, ये 40 आएगा। और a का मान 100 था, a माइनस एक्स का मान यानी a माइनस एक्स का मान कितना था 70, तो यहाँ से आप काटोगे तो 7 से 0 कट जाएगा,
या फिर हम log 100 माइनस log 70 भी करेंगे तो उसका log जब निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, log लेके करना पड़ेगा, तो 0.1549 वैल्यूज आई। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ यानी इसके ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पर जो के का मान जो वैल्यू चाहिए टी हाफ की वो 0.693 अपॉन में 8.92 इंटू 10⁻³ तो पूरी वैल्यू को जब हम कटबिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही है, 70.7 मिनट आ रही है। यानी 30% डिसोशिएट होने पर जो वैल्यूज आ रही है टी हाफ की वो कितनी आएगी, 70.7। तो ये टी हाफ इधर था और यहाँ पे के था, तो हमें टी हाफ निकालना है, के का मान यहाँ पे निकालना है, तो आप टी हाफ निकाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCN4-2 वर्ग समतलीय संकुल है, जबकि NiCN Cl4-2 चतुष्फल के संकुल होता है। वीबीटी के आधार पर आपको उनको समझाना है। अभी हमने NiCl4-2 देखा था वीबीटी के बेसिस पे, तो NiCl4 की जो स्ट्रक्चर थी, ज्योमेट्री थी, वो टेट्राहेड्रल थी क्योंकि वहां पे संकरण sp3 आया था। लेकिन जो NiCN4-2 है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर। इसी को हमें वीबीटी के बेसिस पे देखना होगा ऐसा क्यों होता है। तो निकिल यहाँ पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3D जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 होता है, और यहाँ पे जो निकिल है वो +2 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, किसके, सबसे पहले S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3D8 आएगा। अब जो D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, युग्मित होंगे। तो युग्मित होने के लिए हमें देखना होगा कि अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो वो युग्मित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, जैसे हमने अभी पहले देखा था NiCl4 के अंदर। तो यहाँ पे जब युग्मित नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो S का एक 3 p का, ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इनमें जो Cl लिगेंड होगा वो अपना लोन पेयर डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से संकरण आया sp3 और ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम NiCN4-2 की अगर हम बात करें तो वहां पे Cn लिगेंड है, और Cn लिगेंड क्या होता है, एक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वहां पे जो 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है वहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने की वजह से आंतरिक वाला जो डी कक्षक होता है वो खाली रह जाता है, वहीं संकरण में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे तो प्रकृति अनुचुंबी आती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होने की वजह से, लेकिन NiCN4-2- में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम वही है 3D8 और +2 स्टेट के अंदर 3D8 आएगा। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो युग्मित हो जाएंगे ड्यू टू Cn लिगेंड के कारण, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का जब पेयरिंग होगी तो 4 पेयर बनेंगे। तो एक जो डी कक्षक है आंतरिक वाला N-D उपकोष का जो एक डी कक्षक है वो वैकेंट रहेगा। तो एक डी का, एक एस का और 2 पी के, ये चारों डी जो 4 कक्षक हैं डी, एस और पी के, ये आपस में मिक्स होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए संकरण का टाइप कौन सा आता है, DsP2। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उन्हीं का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, पहले डी फिर एस और फिर पी। पी की कितनी संख्या है, 2। तो जब DsP2 संकरण है तो ज्योमेट्री भी कैसी होती है, वर्ग समतलीय होती है। और चुंबकीय प्रकृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा। इसी के तो हमें दूसरा क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हमें समझाना है कि आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल क्या है, और एक है पश्चय आबंधन यानी बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तो आंतरिक और बाह्य संकुल को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो आंतरिक के अंदर हम एग्जाम्पल CONH3 6+3, या अभी हमने जो देखा था NiCN4-2- जिसके अंदर आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेता है, वही हमारे आंतरिक कक्षक या आंतरिक संकुल के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें केंद्रीय परमाणु से समन्वय यौगिक होते हैं। तो इनमें आंतरिक कक्षक यानी N-1 डी कक्षक आंतरिक वाला क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और बाहर वाले S और P कक्षक आपस में संकृत होकर DsP2, D2sp3 या DsP3 टाइप के संकरण संकृत अवस्था में बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे संकरण के जो टाइप्स आते हैं वो DsP2, DsP3, D2sp3 इस प्रकार से आएंगे। इसके अंदर संकरण क्या होगा, D2sp3 होगा। और इस अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था निकिल वाला, जिसके अंदर क्या था NiCN
4-2 संकरण क्या आता है इसके अंदर dsp2। इसका मतलब पहले संकरण में जब d पहले पार्टिसिपेट करता है n-1 d उपकोष, तो वो कौन से संकुल होंगे? आंतरिक प्रकार के होंगे। ऐसा क्यों होगा? जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, जब सामान्यतः प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, तो आंतरिक कक्षक खाली रह जाते हैं, वहीं संकरण के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे NH3 जो होता है वो कोबाल्ट में जब +3 स्टेट के साथ में प्रेजेंट होता है तो प्रबल क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 के साथ में जब NH3 लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इसलिए 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो ओवरऑल कितना बचेगा? 3d6 बचेगा, और 3d6 बचने के बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। ये देखिए कोबाल्ट का 3d7 4s2, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन d में, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर। अब स्टेट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कोबाल्ट की +3 स्टेट प्रेजेंट है, ये +3 स्टेट प्रेजेंट है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s के जाएंगे और 1 इसका जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, अब कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का जब हम युग्मन करवाएंगे तो युग्मन होने के बाद में क्या होगा? पेयरिंग होगी। पेयरिंग यानी 3 पेयर बनेंगे, तो ये जो 2 डी कक्षक है वो वैकेंट रह जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से ये 2 कक्षक खाली रह गए, ये 2 कक्षक खाली यानी आंतरिक डी कक्षक रह गए। तो 2 डी कक्षक ये वाले, एक एस का और 3 पे के, इस प्रकार 6, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 ही वैकेंट कक्षक खाली होने चाहिए। ये आपस में मिक्स होकर D2 यानी जो कक्षक भाग ले रहा है उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। पहले D के कितने हैं? 2, फिर S का और फिर 3 P के। तो टाइप क्या बना? D2sp3 संकरण बना। इनके अंदर जो NH3 है वो अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बाह्य कक्षक की बात करें तो बाह्य का मतलब डी कक्षक बाद में पार्टिसिपेट करे, पहले एस पी और फिर बाद में डी करे। तो इसमें जो संकरण का टाइप्स आता है वो sp3d, sp3d2, sp3d3 टाइप का आता है। एग्जांपल की बात करें तो अभी sp3 यानी NiCl4 2- के अंदर देखा था। इसी प्रकार से COF6 3- संकुल में भी एक प्रकार से बाह्य संकुल होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो 3d7 4s2। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंतरिक और बाह्य संकुल कब बनते हैं तो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा सामान्यतः तो यानी प्रबल क्षेत्र होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो आंतरिक कक्षक भाग लेगा, और अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो बाह्य कक्षक भाग लेंगे। तो ये यहाँ पे F जो लिगेंड है वो एक प्रकार का दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। यहाँ पे भी मेटल जो है कोबाल्ट वो +3 स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो 3d7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। +3 स्टेट आएगी तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 s से और 1 d से जाएगा, और ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन s के रिमूव गए और 1 d का, कितना बचा? 3d6 बचा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें देखना होगा कौन सा लिगेंड है। F है, F जो कि एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो संकरण में जो पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड होंगे तो 6 कक्षक चाहिए होंगे, तो 1 s का, 3 p के और 2 d के, इस प्रकार से ये 6 कक्षक आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे, और मिक्स होकर नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। पहले s का इसलिए s लिखा, फिर 3 पी के इसलिए 3 पी के, और फिर 2 डी के। तो इन तीनों की पहले एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन जैसे मिक्सिंग हुई इनकी एनर्जी सेम हो गई, इसलिए 6 के 6 ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में आ गए और sp3d2 संकरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की अगर बात करें तो इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है? बंधन होता है, यानी बॉन्डिंग होती है। किसी यौगिक में परमाणुओं के बीच ये तब बनता है जब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे परमाणु के पास में खाली कक्षक होता है। और बैक बॉन्डिंग में जो होती है पाई बंध सिग्मा बंध के बाद में बनता है। इसका मतलब यहाँ पे होता है क्या है? अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही बात करें तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो मेटल और जो लिगेंड होता है, लिगेंड का नेचर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके पास में भरे हुए कक्षक होने चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो ये तो होता है लुईस बेस की तरह काम करता है। और मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली कक्षक होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल क्या करती है? उन खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लेती है, तो मेटल क्या कहलाती है? लुईस एसिड की तरह काम करती है। तो इन दोनों में यानी
लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल लेगी, तो पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन मेटल के जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो मेटल की स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो मेटल क्या करेगी, वापस से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करने के लिए लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली हो। जब खाली कक्षक होंगे तभी वो वापस से इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब मेटल वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करती है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, लिगेंड के खाली कक्षकों में। तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें मेटल और लिगेंड के बीच में, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, जिसे हम LMCT के नाम से भी जानते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यानी इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड, किसको, मेटल को। तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन कंडीशन है इसके पास में भरे हुए कक्षक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी होनी चाहिए, और लेने वाले के पास में खाली कक्षक होनी चाहिए, तब सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते बढ़ते मेटल की स्टेबिलिटी डाउन होती है, तो मेटल अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस से डिस्पर्स करती है, और डिस्पर्स के लिए वो लिगेंड होनी चाहिए जिसके पास में खाली ऑर्बिटल हो। तो मेटल वापस से बैक बॉन्डिंग करेंगे, यानी वापस से इलेक्ट्रॉन देगी उसी लिगेंड को, तब उसके पास में एंटी बॉन्डिंग खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन लेगी, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। इसी को हम MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे। और ये डीप जो पाई बॉन्डिंग है वो PP टाइप की भी हो सकती है, DP भी हो सकती है, DD भी हो सकती है। इसका मतलब जिन दो के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में कौन सा कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, एक का D एक का P, तो क्या नाम हो गया, D पाई P पाई बॉन्डिंग। अगर दोनों का ही P कर रहा है तो P पाई बॉन्डिंग, और दोनों का ही DD ऑर्बिटल कर रहा हो तो D पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2p इसके पास में भरे हुए कक्षक है और इसके पास में खाली कक्षक है, तो एम्प्टी यानी जो खाली कक्षक है T2 जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों को फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे, एनिसोल। वैसे अगर इसकी हम बात करें तो पाई बॉन्डिंग में यहाँ पे जो CO और ऑक्सीजन है, पहले तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अकेला कोई ना कोई लिगेंड के साथ में जुड़ा हो, जैसे CO के साथ में जुड़ा हो ऑक्सीजन, अगर हम बात करें यहाँ पे लिगेंड अगर हम CO ले लें तो यानी पहले ही इलेक्ट्रॉन देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसके जो भरे हुए कक्षक है वो ओवरलैप करके इसके खाली कक्षकों में ट्रांसफर करेंगे, तब पाई बॉन्डिंग बनेगी। निम्न यौगिकों को फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे, एनिसोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पिक्रिक एसिड और क्रिसोल, ये चार हमारे पास, इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू में नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN1 अभिक्रिया के लिए उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए पहला है एनिसोल हमें कैसे प्राप्त करना होगा। तो फिनोल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिनोल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। इसी की रिएक्शन फर्दर हम CH3Cl के साथ में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा और CH3 लग जाएगा, यानी एनिसोल बनेगा। नेक्स्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की रिएक्शन जब हम फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ में बनाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, NO2 आएगा, और क्या बन गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसी फिनोल की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ में कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पिक्रिक एसिड बनेगा, यानी 2, 4 और 6 पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। और फोर्थ है डाइएजोनियम जो सॉल्ट होता है उसकी रिएक्शन जब उसको हम जब हीट करते हैं वाटर के साथ प्रेजेंस में, इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे N2 गैस रिमूव हो जाएगी और साथ में HCl निकल जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, यानी N2 निकल गया, यहाँ पे HCl और ये OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थो या एनिसोल। इसमें जो पैरा पोजिशन और जो CH3 ग्रुप उसके पैरा पोजिशन पे क्या जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, क्रिसोल। तो क्रिसोल ऑर्थो मेटा पैरा तीनों टाइप का ही होता है। नेक्स्ट है SN1 अभिक्रिया। SN1 को हमें एक एग्जांपल के थ्रू देखना है। सबसे पहले हम जानेंगे SN1 रिएक्शन होती क्या है। तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप के अंदर पूर्ण होती है। इसका पहला स्टेप जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग होता है, RDS होती है। और सेकंड जो स्टेप होती है वो कैसे होती है, फास्ट होती है।
कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर एक ही रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट करता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके पहले पद में कार्ब धनायन यानी कार्ब कैटायन बनता है, और जो हमारा SN2 होता है उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो देखिए रिएक्शन की अगर हम बात करें, और ये कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो हमारे SN1 टाइप की रिएक्शंस देते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन के लिए यहाँ पे हम ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जहां से X इजिली रिमूव हो जाए, कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन जब हम QH या एक्वस मीडियम के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में, तो ये X रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारा क्या बना, एल्कोहल बन गया। लेकिन होता कैसे है, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये X माइनस के रूप में रिमूव होगा, और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये कार्ब कैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन फर्दर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के साथ में होती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं आना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आएगी तो ये OH का अटैक सही से नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरी जो कार्बोकैटायन होता है यहाँ पे अच्छा सुटेबल माना जाता है। OH जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो RCH2 OH का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पे क्या दे रहा है, एल्कोहल। तो दोस्तों हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हुए, A, B और C। अब हमारा D सेक्शन आता है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, यानी टोटल 8 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। पहला है एल्डोल अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए। इसी के अथवा में है क्लीमेंशन रिडक्शन और वॉल्फ किश्नर अपचयन को क्रिया विधि सहित समझाना होगा, यानी आपको यहाँ पे नेम एक टाइप से नेम रिएक्शन को देखना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि एल्डोल अभिक्रिया, जो पहले भी आया था कि एल्डोल अभिक्रिया के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही हो सकते हैं। तनु क्षारण 10% NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। तो देखिए ये हमने दोनों ही कैसे लिए हैं, एल्डिहाइड लिए हैं, तो हमारा उत्पाद भी कैसा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। तो इन दोनों की यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फा यानी ये जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप उसका जो बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इन दोनों के अंदर आप देख रहे होंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इनकी रिएक्शन जब हम बेस यानी NaOH के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया अल्फा और ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पर जब OH ग्रुप लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा पोजीशन कहते हैं, बीटा कार्बन कहेंगे, और उस पे OH ग्रुप लगे तो क्या बोलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद में अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो ये हो गया कीटोन, और ये भी क्या है, कीटोन। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी भी रिएक्शन जब हम 10% NaOH के साथ में करवाते हैं तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्डिहाइड था तो इसलिए एल्डिहाइड बना, और यहाँ पे कीटोन ले रहे तो बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा। तो बीटा पोजीशन पे यानी बीटा वाले कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद में आता है क्लीमेंशन अपचयन रिडक्शन क्या होता है। तो क्लीमेंशन की अगर हम बात करें सीधी सी, तो आपने देखा होगा कीटोन का जो CO ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड में जो O ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ में करवाते हैं और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है वो CH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। आपको सीधा याद रखना है कि जब ROR ग्रुप यानी जो C डबल बॉन्ड में O ग्रुप होता है और उसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ करवाती है तो इसकी जगह हमें क्या लगाना होगा, CH2 ग्रुप लगाना है। सीधी सी ट्रिक है ये। तो RCH2 R डैश बन गया। तो आप देखिए यहाँ पे R ये हो गया, CH2 और R बन गया। ये होता है क्लीमेंशन रिडक्शन, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में। उसके बाद में इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड में OH, इसकी भी रिएक्शन यानी कीटोन भी हो सकता है और ये इथेनॉल भी यानी एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। इसकी भी रिएक्शन जब हम जिंक और जिंक अमलगम के साथ में करवाते हैं तो ये वाला ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में हो जाएगा। तो CH3 CH2 है और H पहले से था तो क्या बन गया, CH3 यानी इथेन बन गया, यानी
हमें एल्डिहाइड हो कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, इन दोनों से अगर हमें क्या बनाना हो, एल्किन बनाना, तो हम क्या काम में लेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे भी एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हमें हाइड्रोजन NH2 और KOH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CH2 के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे भी एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है, एल्किन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट हम जो काम में ले रहे हैं वो अलग है। तो वोल्फ किश्नर में हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन जो हमारा पहले वाला था क्लीमेंसी रिडक्शन, वहां पे हमने जिंक, अमलगम और HCl काम में लिया था। सेम ये भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर यूज की जाती है। तो कीटोन की रिएक्शन भी जब हाइड्रोजन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में करवाएंगे तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर। तो एल्किन यानी दोनों के अंदर ही रिडक्शन से हमें एल्किन का फॉर्मेशन होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करवाते हैं तो एल्किन का फॉर्मेशन होता है, वोल्फ किश्नर के थ्रू भी और क्लीमेंशन रिडक्शन के थ्रू भी। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसके वोल्फ किश्नर में कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं और ये जो हमारी जो क्लीमेंशन रिडक्शन है उसके अंदर हम कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे। फैराडे का प्रथम नियम लिखिए और सेकंड इसका मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता को समझाइए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को समझाइए, नस्ट इक्वेशन को समझाइए। तो देखिए पहला है हमारा कि विद्युत अपघटन से किसी, फैराडे का नियम हम देख रहे हैं कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ है, मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसका मतलब कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उस विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी W की मात्रा जो होगी वो प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा के यानी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल्स टू, इसको जब हम हटाएंगे तो ZIT कांस्टेंट Z और Q की जगह हम IT लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मोलर चालकता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी विद्युत अपघटन, वो हमारा तुल्यांकी चालकता था, इसी प्रकार से मोलर चालकता होता है। तो किसी विद्युत अपघटन के 1 ग्राम अणु को, वहां पे 1 ग्राम तुल्यांक था, यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम अणु को घोलने पर प्राप्त विलयन की जो चालकता होती है, आपको इतना सा डिफरेंस ध्यान रखना है। वहां पे तुल्यांक था और यहाँ पे क्या आएगा, 1 ग्राम अणु भार को घोलने पर विलयन की चालकता जो होगी विलयन की, उसी को हम क्या करते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसे आणविक चालकता भी हम कहते हैं और लैम्बडा m के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कप्पा इंटू वी, और कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकता, वी यानी वॉल्यूम, और एम क्या होता है, विलयन की मोलरता होती है। या मोलरता के रूप में अगर इसको एल लैम्बडा के रूप में, कप्पा की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम, यानी एम के यहाँ पे विलयन की मोलरता की। तो दोनों ही फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन का आपको डिपेंड करेगा किस टाइप का आपसे पूछा जा रहा है। मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ओम इंटू मोल या फिर सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। और तुल्यांकी चालकता क्या थी, किसी विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर प्राप्त विलयन की जो चालकता होती है वो तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसको हम लैम्बडा EQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू EQ यानी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हुआ, K कप्पा इंटू वी या फिर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में। अगर हम तुल्यांकी चालकता ले रहे हैं तो n से डिवाइड करना होगा, और अगर हम मोलर चालकता ले रहे हैं तो हमें m यानी मोलरिटी यूज करनी होगी। तो कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और n क्या है, विलयन। अथवा में क्या था, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को हमें बताना है। और लोहे पे जंग लगने जो विधि होती है उसके दौरान क्या बनता है, Fe2O3 डॉट XH2, यानी जो आयरन होता है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है। तो इसको, इस अभिक्रिया को हमें देखना होगा कि एनोड और कैथोड के ऊपर क्या होगा। तो एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आयरन जो होती है मेटल, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एक्वस के अंदर, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी आयरन जो धातु होती है वो +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो आयरन 0 से +2 के अंदर कन्वर्ट हो गई, कहाँ पे, एनोड के ऊपर, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। जब रिडक्शन होगा तो O2 की उपस्थिति में क्या होता है, O2 और जो 4H+ आयन है
वाटर में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो H प्लस आयन बनेंगे वो O2 के साथ में 4 H प्लस आयन के साथ में और 4 जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या रिएक्शन होगी कि जो आयरन है, वाटर और वायुमंडलीय ऑक्सीजन, यानी जो आयरन एनोड के ऊपर बना था +2 में, और जो वाटर कहाँ से बना, ऑक्सीजन और H प्लस आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, इनसे आपस में रिएक्शन करके H2O बना रहा है। और वो जो H2O वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Fe2O3 प्लस 4H प्लस आयन। Fe2O3 जो बना है वो वापस से वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी जो जितने भी एक्स मोल है, जितने भी हम यहाँ पे काम में लेंगे, तो उनके साथ में यानी वाटर के n मोल के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो फाइनली Fe2O3.XH2 का फॉर्मेशन होगा, जो कैसा कलर होता है, लाल भूरा पाउडर कलर का होता है। आपने देखा होगा कई बार घरों में कि जो लोहा होता है उसके ऊपर जंग लगी होती है, रेडिश टाइप का, यानी ब्राउन रेडिश टाइप का कलर रंग होता है उसका, यानी वहाँ पे जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आयरन यहाँ पे +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो एनोड की अगर इसकी रिएक्शन देखें तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड के ऊपर तो आयरन जो होता है वो आयरन +2 में कन्वर्ट होगा, और कैथोड के ऊपर जो होगा ऑक्सीजन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन लेकर H प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगी, H2O बना लेगी। वो ये H2O और जो आयरन प्लस है और O2 वायुमंडलीय, ये सभी आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, Fe2O3, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो वापस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके Fe2O3.XH2। नेक्स्ट है नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होती है, E जो होता है सेल का वो E = E नोड माइनस RT/NF log E इंटू अपचयन अवस्था, जो भी हमने रिएक्शन काम में ले रहे हैं उसकी रिडक्शन स्टेट क्या होगी अपॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सामान्य अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो मेटल जो होती है किसी भी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगी, वो उतने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगी, M स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी। ये है S सॉलिड के लिए, और ये है क्या है, एक्वस मीडियम के अंदर। तो नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हमारा सेल का यानी इसका रिडक्शन जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रही है मेटल, तो M के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी रिएक्शन जो सेल होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा M N प्लस से M के अंदर कन्वर्ट होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो होगा स्टैंडर्ड, यानी E नोड Mn, जो भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस RT/NF log E M कंसेंट्रेशन ऑफ M अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन की, यानी ये किसकी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, M सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है, यानी किसमें, रिडक्शन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब N प्लस का मतलब यहाँ पे कितनी भी स्टेट हो सकती है, जो भी मेटल होगी, +2 होगी, +3 होगी। तो log E को हम क्या लिखते हैं, 2.303 log 10 मोलर सांद्रता है, तो जिसे इकाई के रूप में माना जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन चल रही थी EMN/M = E नोड माइनस 2. तो हमने log E को हटाकर हमने क्या यूज कर लिया, 2.303 log 10, तो माइनस 2.303 RT, NF पहले से था ही log 10, और ये 1 क्यों लिया, क्योंकि जो M था हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर, इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मानते हैं सॉलिड अवस्था के अंदर, तो हमने यहाँ पे M की जगह 1 ले लिया, और ये क्या बन के आ गया हमारा M। अब यहाँ पे जो भी स्टेट होगी उसकी अवस्था जाएगी, और जो भी हमें गिवन रिएक्शन दे रखी है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो हम उसका मान रख देंगे, जो भी हमें रिएक्शन दे रखी होगी, उसके बाद में फेराडे कांस्टेंट का मान रख देंगे, और N यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के दौरान काम में लिए जा रहे हैं वो, और यहाँ पे मेटल की आयन की कितनी कंसंट्रेशन है वो, तो सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो हमें जो भी रिएक्शन होगी उसका E मिल जाएगा। जहां EMN+M क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव है, और ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो भी किसी भी रिएक्शन के लिए हमें गिवन होगा, ये हमें निकालना होगा। R क्या है, गैस नियतांक, इसकी वैल्यू में दे रखी होगी। T क्या है, टेम्परेचर है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो रिएक्शन के दौरान कितने काम में लिए गए। F फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500। Mn क्या है, धातु आयनों की मोलर सांद्रता है, और M धातु की मोलर सांद्रता है। ये तो क्या है, आयन है यहाँ पे, इसका मतलब मेटल किसी स्टेट के अंदर यानी अलग अलग स्टेट के या आयन के रूप में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और यहाँ पे ओनली धातु की कितनी कंसंट्रेशन है मोलर के अंदर, तो वो यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है सॉलिड अवस्था के अंदर, ये क्या है, एक्वस मीडियम के अंदर। तो ये है हमारी नस्ट इक्वेशन।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का आरबीसी का फर्स्ट केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। मैं समझती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।